हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। देखिए आज के इस वीडियो में मैं 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। 10 कौन से प्रश्न हैं? 10 वो प्रश्न हैं जो आरआरबी अल्प एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यही 10 प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 10 उठाया और इस 10 को मैं ही अच्छे से समझाऊंगा। और ये जो भी प्रश्न है ये मैंने एसएससी में देखा हुआ है कि पूछा गया है, ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा हुआ पूछा गया है। यानी कि ये वो प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें भी साइंस एज ए सिलेबस इंक्लूड है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को जरूर देखें एग्जाम देने से पहले। एग्जाम आपका काफी नजदीक है तो इस प्रश्न को पूरा अच्छे से देखें। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ये प्रश्न का उत्तर वही दे सकते हैं जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप दें कि अगर चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, चालक यानी जिससे होकर करंट पास होता है, तो अगर चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या फिर चेंज ही नहीं होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। पहला हमारा प्रश्न है, ताप में वृद्धि होने से ध्वनि का वेग क्या होगा? यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ने वाला है जब हम मीडियम ऑफ टेम्परेचर को बढ़ा देंगे? ताप में वृद्धि किसका? ताप में वृद्धि माध्यम का। देखिए प्रकाश को चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है। और ईएम वेव को कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये निर्वात में भी चल सकती है। लाइट निर्वात में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन ध्वनि के साथ ऐसा नहीं है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे वो माध्यम कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर हवा हो, यानी कि कोई गैस हो। और एक चीज और, ध्वनि का ऐसा यूनिट होता है डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। ध्वनि का ऐसा यूनिट डेसिबल होता है। तो आप एक चीज गांठ बांध लें कि जब भी हम माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर जब भी माध्यम का हम ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम माध्यम का डेंसिटी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑफ माध्यम के साथ, यानी कि मीडियम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और डेंसिटी के साथ उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ साउंड का। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद ये भी ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण बात है ये, कि साउंड सबसे तेजी से ट्रेवल करता है किसमें? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। यानी साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा। काफी सारे स्टूडेंट इसमें गलत कर देते हैं, गैस को आंसर टिक कर देते हैं। यानी हवा में सबसे कम तेजी से साउंड चलता है, उससे ज्यादा चलता है लिक्विड में, पानी में, उससे ज्यादा चलता है सॉलिड में। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि ताप में वृद्धि होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा। तो हमारा आंसर है बढ़ता है। तो कितनी सारी बातें आप समझिए इस प्रश्न से कि साउंड का ऐसा यूनिट डेसिबल होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और ये इसके चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हम माध्यम का टेम्परेचर बढ़ा दे, ह्यूमिडिटी बढ़ा दे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। डेंसिटी ऑफ माध्यम यानी डेंसिटी ऑफ मीडियम को अगर हम बढ़ा दे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगा। उसके बाद साउंड सबसे तेजी से ट्रेवल करता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो हमारा आंसर है बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? यानी जो आप घरों में एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या है, थोड़ा सा भी गैस लीकेज होता है तो उसमें एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जिससे हमें पता चलता है कि गैस लीकेज हो रही है। तो ये कौन सा पदार्थ डाला जाता है उसमें? जो एलपीजी होता है उसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्रोपेन, दूसरा होता है ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन 2 मेन कंपोनेंट होता है। तो कभी आपसे पूछ लें कि एलपीजी में कौन सा मेन कंपोनेंट होता है, तो आपको आंसर देना है प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन उसमें जो गंध होता है, जो एक घटिया सा स्मेल होता है, उसमें होता है एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे बोलते हैं एथिल मरकैप्टन, ठीक है, एथिल मरकैप्टन। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2SH, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखें, एथिल मरकैप्टन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस क्या है? 2 गैस होता है, एक होता है प्रोड्यूसर गैस, एक होता है वाटर गैस। हम कैसे याद रखेंगे प्रोड्यूसर गैस कौन है, वाटर गैस कौन है? तो काफी आसान है, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, CO दोनों में आएगा। ये कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट में C कैपिटल होता है, O स्मॉल होता है। इसमें C यानी कार्बन ऑक्सीजन दोनों कैपिटल लेटर में है, अपर केस में है, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यानी ये कॉमन है। और उसके बाद प्लस में ये अलग होगा। वाटर गैस में याद रखें H2O, वाटर में H2O होता है। तो यहाँ जो आप H2 देख रहे हैं, इस H2 को आप H2O बना दीजिए,
बनाना नहीं है, होता नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि H2 से क्या होता है H2O, और H2O मीन्स पानी होता है, वाटर होता है, यानी कि H2 वाला हो जाएगा वाटर गैस। ठीक है, तो CO प्लस H2 को हम बोलेंगे वाटर गैस, और CO प्लस N2 को बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। और CH4 क्या होता है, ये होता है मार्श गैस, मार्श गैस। तो ये सब भी ध्यान रखें, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। एक्चुअली जो कोक होता है, कोक में ज़्यादातर तो कार्बन ही होता है। जब हम कोक को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या होता है, यानी कि कार्बन को जो हम हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में, एयर में होता है O2 N2। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ से बन जाता है CO प्लस N2, और ये होता है प्रोड्यूसर गैस। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस और मार्श गैस। नेक्स्ट देखिए, पानी का घनत्व महत्तम होता है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। काफ़ी कंसेप्चुअल है ये, और आंसर तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देखिए, पानी का घनत्व महत्तम होता है, इसका आंसर तो 4 डिग्री सेल्सियस है। आपने सुना है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, चलिए ये देखिए मैंने ग्राफ बना लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आप डी देख रहे हैं, इस डी का मतलब होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व, और ये है टी से टेम्परेचर। इस वाले पिक्चर को आपको अभी नहीं देखना है, सिर्फ इस वाले पे समझिए। डेंसिटी और टाइम में मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। अब देखिए, क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 4 डिग्री, ये 0 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए डेंसिटी क्या हो रहा है, डेंसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, डेंसिटी का ग्राफ ये बढ़ रहा है ऊपर की ओर। मान लीजिए अगर यहाँ पर टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी यहाँ है। अगर हम 3 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो डेंसिटी और ऊपर चला जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा है कि डेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी कम हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं कि पानी का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, ये 4 डिग्री सेल्सियस से पहले डेंसिटी कम होता है पानी का। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है। अब चलते हैं यहाँ मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर में, यानी कि आयतन और टेम्परेचर में मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है, यानी कि जैसे जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक जाएंगे पानी का वॉल्यूम कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये फिर से बढ़ने लगेगा। इस चीज़ को आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम मिनिमम होगा। यही तो हम देख रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर डेंसिटी मैक्सिमम है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम है, क्योंकि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो इसी पर रिलेटेड, इसी ग्राफ पे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब बर्फ पिघलता है, अगर हम बर्फ को पिघलाना स्टार्ट करें तो क्या होगा। क्या बर्फ का आयतन बढ़ेगा, क्या बर्फ का आयतन घटेगा, या पहले बर्फ का आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा। तो जब भी हम बर्फ को पिघलाना स्टार्ट करेंगे, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ के रूप में होता है, वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पिघलने लगेगा, लेकिन पिघलते टाइम वो उसका आयतन पहले क्या होगा, कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन कम होगा, उसके बाद बढ़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाता है कि जब हम बर्फ को पिघलाना स्टार्ट करेंगे तो पहले उसका आयतन कम होगा, फिर बढ़ेगा। कम कब तक होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, उसके बाद बढ़ने लगेगा। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि जब भी हम बर्फ को पिघलाना स्टार्ट करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कि आयतन बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले आयतन कम होता है, उसके बाद बढ़ता है। और ठीक उल्टा हो जाता है डेंसिटी की केस में। जब हम पानी को पिघलाना बर्फ को पिघलाना स्टार्ट करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी पहले बढ़ेगा, उसके बाद कम होगा। तो ये 2 तरह के प्रश्न मैंने आपको बताया है। एक तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि डेंसिटी मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर पर होता है, और एक पूछ लिया जाता है कि बर्फ को जब हम पिघलाना स्टार्ट करते हैं तो आयतन क्या होगा उसका। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि जब भी हम बर्फ पर प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगे, यानी जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि जब भी हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यानी पहले जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पिघलता था, अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दे तो 0 डिग्री सेल्सियस से पहले ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी गलनांक जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न को आप अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए और समझिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है नंबर 5, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम कब होगा। यानी मनुष्य
अगर हम, ये हमारा ज़मीन है, अगर हम इस पर खड़ा है तो हम कुछ प्रेशर तो अप्लाई कर रहे हैं ज़मीन पर, तो क्या होगा, हम मैक्सिमम प्रेशर कब इस पर हम डाल सकेंगे पृथ्वी पर, ये बताना है, महत्तम दाब। तो काफ़ी आसान है ये, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल सा है, आप बस फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला में क्या है, जब भी हम, आप ये बताएं 3/4 में और 3/8 में कौन छोटा है। ऑफकोर्स जिसका नीचे वाला छोटा होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ बल का बात नहीं करेंगे, बल को हम मान लिए कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा तो उसके बराबर में जो वैल्यू मिलेगा वो कम होगा। तो वही बात है यहाँ कि जब भी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा जमीन के साथ, तो दाब कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ जाए, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम हो जाए तो दाब ज्यादा हो जाएगा। तो आप बताएं, अगर ये जमीन है, इस जमीन पे कोई बंदा एक पैर पे खड़ा है, इस जमीन पे कोई बंदा 2 पैर पे खड़ा है, इस जमीन पे कोई बंदा सो गया है, ठीक है, और इस जमीन पे कोई बंदा बैठा हुआ है, तो आप बताएं एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे ज्यादा किस में है। आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा जमीन को टच कर रहा है सोने वाले केस में, ठीक है। तो सोने वाले केस में ये पृथ्वी पर सबसे कम दाब डालेगा, क्योंकि देखिए अगर क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ा दें जमीन के साथ, तो दाब कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू जो है, हर का मान ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे दाब मैक्सिमम किस केस में होगा, जब एक पैर से खड़ा होगा। एक पैर से खड़ा होगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है जमीन के साथ वो बहुत ही कम होगा, और जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो हमारा आंसर है एक पैर पर खड़ा रहेगा तब दाब महत्तम होगा। इसे आप एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। आप जब अपने हाथ पे, ये क्या है, एक रॉड है, ठीक है, और ये एक सुई है, तो जब सेम फोर्स के साथ आपको सेम फोर्स लगाना है, मान लीजिए आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक बार इस रड से लगाया और एक बार इस सुई से लगाया, जिसमें एक नोकीला नीव निकला होता है, उसे अपने उंगली पे आप टच कीजिए। रड से भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाइए हाथ पर, और इस सुई से भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाइए हाथ पे, तो कौन ज्यादा चुभेगा, कौन ज्यादा प्रेशर डालेगा आपकी उंगली पर? ऑफकोर्स सुई ज्यादा डालेगा। क्यों? क्योंकि सुई का जो आगे वाला जो ये पॉइंट होता है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट आपके उंगली के साथ काफी कम होता है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा। यही कारण है कि जो तेज कैंची होता है उससे कपड़ा जल्दी कटता है, और जो आप बोल सकते हैं जिसका धार तेज नहीं होता है उससे कपड़ा जल्दी नहीं कटता है, क्योंकि जो तेज कैंची होता है उसका धार जो होता है वो काफी पतला होता है, तो कपड़े के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है उसका कम होता है, इसलिए प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता है कपड़े पे और वो कट जाता है। और यही कारण है जब कोई बंदा, मान लीजिए अगर ये गीली मिट्टी है तो आप एक पैर से खड़ा होना पसंद, अगर आप एक पैर से खड़ा होंगे तो आपका पैर धंस जाएगा गीली मिट्टी के अंदर, लेकिन अगर आप वहां पर अगर कोई मान लीजिए लकड़ी का वुड अगर डाल देते हैं तो वो नहीं धंसता है जल्दी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो गया तो प्रेशर जमीन पे कम पड़ेगा, आपका पैर नहीं धंसेगा। लेकिन इस केस में पैर का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो जमीन के साथ कम है, इसलिए प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो एक पैर पर खड़ा रहेगा तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दाब लगेगा। वैसे दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, बल यानी कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब हमेशा मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम संभव तापमान है। बहुत सारे लोग देखते ही 0 डिग्री सेल्सियस आंसर टिक कर देंगे। एक बात आप ध्यान में रखें कि तापमान का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तापमान का ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ये ऐसा यूनिट नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर हम डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में तो यूज करते नहीं है। इसीलिए हमारे माइंड में चिपक गया है कि डिग्री सेल्सियस, और हम ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस टिक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो 0 केल्विन मिनिमम टेम्परेचर, जिसे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं, वो होता है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन न्यूनतम संभव ताप होता है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, लेकिन न्यूनतम संभव ताप तो 0 केल्विन भी होता है, और 0 केल्विन बराबर होता है -273 केल्विन, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। दिमाग में बैठा लीजिए अपने कि न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन होता है, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, यहाँ पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको आंसर देना है अगर डिग्री सेल्सियस में हो। 310 केल्विन आंसर देना है। देखिए जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो ना, तो आप 273 को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, 273 को आप ऐड कर दीजिए, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। केल्विन का मान हमेशा, केल्विन का जो मैग्नीट्यूड होता है टेम्परेचर में, जो केल्विन का मैग्नीट्यूड होता है वो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इससे आप याद रख पाएंगे कि इसमें ऐड करना है 273 या फिर माइनस करना है। तो डिग्री सेल्सियस में रहे तो ऑफकोर्स अगर आप उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा आएगा, तो यानी कि 273 उसमें ऐड होगा। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 310 केल्विन होता है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो डिग्री का यूज सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के साथ होता है, केल्विन के साथ हम डिग्री का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। ये आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो गया नॉर्मल, और उसके बाद मैंने केल्विन ऐसा यूनिट होता है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या फिर न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। आगे चलिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है। ये एक बस आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे आसानी से। F = 9/5C + 32 डिग्री। ये फॉर्मूला को आप ध्यान में रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इससे आप, अगर आपको कभी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया रहा है तो आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया रहा है तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं। हमारे इस केस में बोला गया है कि कब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर कब होता है, और हमारा आंसर सेल्सियस में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में F के जगह पर C को डाल देते हैं। तो 9/5C + 32 डिग्री, यहाँ से हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये 5C हो जाएगा, ये 9C हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और ये 60। उसके बाद हम इसे 9C 5C को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4C, और इसे हम उठा कर लेते हैं इधर, तो -140 डिग्री। यहाँ से C का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये 60 है, यहाँ से हम C का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है। हमारा आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है नंबर 8, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, क्योंकि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, एक तो होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान रखें, ये तो पता है सबको कि या तो सोडियम कार्बोनेट होगा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, लेकिन कौन वॉशिंग सोडा है कौन बेकिंग सोडा है, इसमें कंफ्यूजन होता है। काफ़ी आसान है। सोडियम बाइकार्बोनेट में बी आता है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट में बी आता है, तो इस बी से याद रखें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। और जो सोडियम कार्बोनेट है, सिंपली सोडियम कार्बोनेट है, उसका मतलब होता है वॉशिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का बी से बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट का मतलब वॉशिंग सोडा। हमारा आंसर है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद कुछ और कॉमन नाम भी पूछा जाता है, जैसे कि N2O को बोला जाता है लाफिंग गैस। कौन सा गैस? लाफिंग गैस। उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है लाइम क्या होता है। अगर लाइम बोले, ठीक है, सिंपली अगर लाइम रहे तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर लाइम के साथ स्टोन लगा दें, लाइम स्टोन, तो आंसर देना है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन और कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपली लाइम। उसके बाद वुड अल्कोहल भी पूछा जाता है कभी कभी। वुड अल्कोहल सिंपली ये मेथेनॉल को लाता है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल, यानी कि CH3OH। जिसके लास्ट में OH लग गया, उसके केमिकल नाम के लास्ट में अल लग जाता है, ठीक है, जैसे मेथेनॉल। तो ये मेथेनॉल है और इसी को वुड अल्कोहल कहा जाता है, वुड अल्कोहल। उसके बाद एक होता है KNO3, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोला जाता है सॉल्ट पीटर। तो ये सभी कॉमन नाम है। ये सॉल्ट पीटर, ये हो गया लाफिंग गैस, ये हो गया लाइम, ये हो गया लाइम स्टोन। वुड अल्कोहल बोला जाता है मेथेनॉल को, यानी कि CH3OH को। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा। लास्ट हमारा प्रश्न है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, ठीक है। तो किसका ये अलॉय है, ये पूछा गया है। सोल्डर जो आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला सब यूज करता है, इसका ऐसा आपने देखा होगा। तो ये एक्चुअल में टीन और सीसा का होता है, ठीक है, टीन और लेड का एलॉय होता है। हमारा आंसर है डी। तो ये थे प्रश्न आज के 10 प्रश्न मैंने बताया, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बताया और ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो आप इसे ज़रूर देखना।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए हमारे नए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।